नमस्कार। आज हम कक्षा 11 की पुस्तक आरोह की कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि त्रिलोचन जी हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती नामक कविता उनके धरती संग्रह में संकलित है। यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक और शिक्षा व्यवस्था के अंतर्विरोधों को उजागर करता है, तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है, जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। काव्य की नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। वह कहती है, कलकत्ते पर बजर गिरे। कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट को प्रकट करती है। आइए अब कविता की व्याख्या करें। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। अक्षर अर्थात अक्षर, चिन्हती पहचानती, अचरज आश्चर्य हैरानी, चिन्हों अक्षरों। इन पंक्तियों में कवि त्रिलोचन ने पलायन के लोक अनुभवों एवं साक्षरता के प्रति ग्रामीण समाज में जो उदासीनता व्याप्त है उसे चंपा के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। इसमें उन्होंने साक्षरता के महत्व से अनजान चंपा के विषय में बताते हुए कहा है कि कविता की नायिका चंपा एक ग्वालबाला है, अर्थात एक ग्वाले की पुत्री है जो अशिक्षित है। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता और इसी कारण वह अक्षरों के महत्व को भी नहीं जानती। उसके लिए तो ये अक्षर काले काले धब्बों के अलावा कुछ भी नहीं है। कवि कहता है कि जब भी मैं कभी भी कुछ पढ़ना आरंभ करता हूँ तो वह उस समय आकर मेरे पास खड़ी हो जाती है और अत्यधिक आश्चर्य प्रकट करती है कि उसे मुझे पढ़ता देखकर बहुत हैरानी होती है कि इन काले काले अक्षरों में इतने सारे स्वर कैसे छिपे पड़े हैं। वह कहता है कि वास्तव में अनपढ़ और अशिक्षित होने के कारण चंपा इन अक्षरों के महत्व से अपरिचित है। मेरे द्वारा पढ़ते समय बोले जाने वाले अक्षरों को वह ध्यानपूर्वक सुनकर उन्हें समझने का प्रयास करती है और इससे निकलने वाले भिन्न भिन्न स्वरों का और उनकी अर्थ का कि उद्गम क्या हो सकता है, अर्थात ये स्वर कहाँ छिपे हुए हैं और इनका क्या अर्थ है। इन अक्षरों के अर्थ को सुनकर वो हैरान हो जाती है। उसे हैरानी इस बात को लेकर होती है कि काले अक्षरों में इतने स्वर कैसे समा सकते हैं। काव्य सौंदर्य में हम लिख सकते हैं कि निरक्षर व्यक्ति के हृदय में उठने वाले भावों को कवि ने इसमें अभिव्यक्त किया है। भाषा सरल और बोधगम्य है, मुक्त छंद है। काले काले और खड़ी खड़ी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ग्रामीण वातावरण को जीवंत बनाने के लिए कवि ने ग्राम्य शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है, जैसे अक्षर, चिन्हती, अचरज आदि। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसे रखता है। चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाही करने जाती है। ग्वाला जो गाय भैंसे पालने का कार्य करता है। चौपाया होता है चार पैरों वाला जानवर। चरवाही मवेशियों को, इन जानवरों को चराना। चंपा अच्छी है, चंचल अर्थात शरारती, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है। उधम शरारते, जो तंग करने वाली हरकतें होती हैं उन्हें हम उधम कहते हैं। कभी कभी वह कलम चुरा देती है, जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। कवि चंपा का परिचय देते हुए कहते हैं कि वह सुंदर नामक एक ग्वाले की बेटी है। ग्वाला अर्थात उसके पिता का कार्य गाय पालना है।
कि उसके पिता का कार्य गाय भैंसों को पालना है। उन चौपायों अर्थात उन गाय भैंसों को लेकर चंपा रोज चराने के लिए जाती है, कि उनको चारा खिलाने के लिए वो उन्हें चराने के लिए लेकर जाती है। वह बहुत सुंदर, अच्छी और चंचल अर्थात शरारती लड़की है। शरारतें करती रहती है। कभी वह कवि की कलम चुरा लेती है, कि जब कवि लिखने बैठता है तो वह उसकी कलम को चुरा लेती है, कि वहां से छिपा कर रख देती है। और कभी वह उसका कागज ही गायब कर देती है, कि जिस कागज पर कवि लिखना जा रहा होता है उसको वो गायब कर देती है। कवि किसी तरह उस कलम और कागज को ढूंढ कर लाता है। वह उसकी इन सभी शरारतों से कभी कभी परेशान हो जाता है। कि इस प्रकार चंपा अपनी उन नटखट शरारतों से कवि को बहुत परेशान करती है। काव्य सौंदर्य में हम कह सकते हैं चौपाहा, चरवाहा जैसे ग्राम्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा एकदम सरल है, सीधी है। कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। काव्यांश में अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। हारे गाढ़े काम सरेगा अर्थात कठिनाइयों के दिनों में काम आएगा। कागज अर्थात कागज। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। जन अर्थात आदमी, मनुष्य। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। इन पंक्तियों में कवि साक्षरता के प्रति ग्रामीण समाज में जो उदासीनता व्याप्त है उसे चंपा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। कवि कहता है कि चंपा निरक्षर है, पढ़ना लिखना उसे नहीं आता, इस कारण काले अक्षरों से उसका कोई संबंध नहीं है। अतः वह कवि से पूछती है कि तुम जो दिन भर कागज के ऊपर कुछ कुछ लिखते रहते हो, क्या यह काम बहुत अच्छा माना जाता है? क्योंकि चंपा की नजर में पढ़ने लिखने का कोई महत्व नहीं है। इसके बावजूद उसके मन में ये जिज्ञासा है, वो जानना चाहती है कि शेष लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसकी इन बातों को सुनकर कवि हंसने लगता है। उसके हंसने के कारण चंपा चुप हो जाती है। एक दिन चंपा के आने पर कवि ने उससे कहा कि तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो, क्योंकि तुम्हें पढ़ना लिखना आ जाएगा तो मुसीबत के समय में तुम्हें सहायता मिलेगी, यह तुम्हारे काम आएगा। महात्मा गांधी जी की भी यही इच्छा है कि सभी व्यक्ति पढ़ना लिखना सीख लें। वो महात्मा गांधी के माध्यम से चंपा को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहता है। वह उसे समझाता है कि गांधी बाबा को भी सबका पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। गांधी जी कहते हैं कि सब लोग पढ़ना लिखना सीखें, कि उनकी इच्छा यही है कि सभी व्यक्ति साक्षर हो जाएं, कोई भी अनपढ़ ना रहे। कवि की इस बात को सुनकर चंपा कहती है कि तुम तो अभी तक कहते थे कि गांधी जी बहुत अच्छे हैं, और यदि वे अच्छे हैं तो फिर पढ़ने लिखने की बात क्यों कहते हैं? मैं तो उनके कहने के बाद भी नहीं पढ़ूंगी। चंपा की दृष्टि में पढ़ने लिखने का काम अच्छा नहीं है, और जो भी इसके समर्थन की बात करेगा तो वह अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए वो कहती है कि अगर वो पढ़ने के लिए कहते हैं तो वो अच्छे कैसे हो सकते हैं। चंपा महात्मा गांधी जी की अच्छाई या बुराई का मापदंड पढ़ने की सीख से लेती है और ना पढ़ने का ही निश्चय दोहराती है। वो यही कहती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी। मुक्त छंद संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। चंपा चुप और पढ़ना लिखना में अनुप्रास अलंकार है। व्यक्ति की मनोदशा का कवि ने इसमें सुंदर चित्रण किया है। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी। ब्याह शादी, गोना विवाह के पश्चात की रस्म जिसमें नवविवाहित युवती का पहली बार ससुराल में जाना होता है।
कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता। कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। बालम अर्थात पति, संग साथ, संदेशा संदेश। कवि चंपा को पढ़ने की सलाह देते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए पढ़ना सीखना अच्छा है, क्योंकि जब तुम्हारा विवाह होगा तो तुम्हारा पति कुछ दिन तक तुम्हारे साथ रहने के बाद जब नौकरी करने के लिए कलकत्ता चला जाएगा, और कलकत्ता यहाँ से बहुत दूर है, और उस स्थिति में अगर तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता होगा तो तुम किस तरह से अपने संदेश उसे भेज पाओगी, और उसके द्वारा जो भी संदेश भेजे जाएंगे या पत्र भेजा जाएगा उसे तुम भला कैसे पढ़ सकोगी। अपने पति को संदेश भेजने और उसका संदेश या पत्र पढ़ने के लिए तो तुम्हें पढ़ना अवश्य ही सीख लेना चाहिए। कवि जानता है कि एक स्त्री के लिए पति का अत्यधिक महत्व होता है, और यदि वह पति के प्रेम पत्र की चर्चा करेगा तो शायद वह उत्साहित होकर और अपने पति के प्रेम पत्र को पढ़ने के लिए शायद पढ़ना लिखना सीखने का प्रयास करे। इसलिए वह उसके पति का आश्रय लेकर उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अभिव्यक्ति एकदम सरल और सीधी है, लेकिन कवि का चंपा को समझाने का ढंग दिल को छूने वाला है। ब्याह, गोना, बालम, संदेशा जैसे ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया गया है। संग साथ में अनुप्रास अलंकार है। कवि के द्वारा चंपा को समझाने की जो बातें हैं उसमें प्रश्न अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि गांवों से शहरों की ओर जो पलायन की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है उसको भी स्पष्ट करता है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी। कलकत्ते पर बजर गिरे। बजर गिरना अर्थात विपत्ति आना। कवि चंपा को तरह तरह से समझाने का प्रयास करता है। वह शादी, गोने और पति के संदेश को पढ़ने की बातें कहकर उसे पढ़ने लिखने की प्रेरणा देता है, और बार बार पढ़ने की सलाह देने पर चंपा उससे नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम बहुत झूठ बोलते हो, तुम पढ़ लिख कर भी झूठ बोलते हो। जहाँ तक कि शादी की बात है तो मैं तो कभी शादी करूंगी ही नहीं, और यदि कहीं मेरी शादी हो भी गई तो मैं अपने पति को हमेशा अपने साथ अपने पास रखूंगी, उसे कभी भी दूर तक कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। को दूर करने वाले इस शहर कलकत्ता पर वज्र गिरे अर्थात उसका विनाश हो जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो वह अपने पति का शोषण नहीं होने देना चाहती, और परिवार को दूर करने वाले शहर कलकत्ता पर वो चाहती है कि वज्र गिरे अर्थात उसका सत्यानाश हो जाए, जो उसे उसके पति से दूर करने की भी सोचे। चंपा अपने पति के बारे में कल्पना करती है कि वह उसे अपने साथ ही रखेगी, कभी भी उसे नौकरी करने के लिए कलकत्ता जैसे महानगरों में नहीं जाने देगी। वह नहीं चाहती कि उसका पति उससे दूर जाए और वहां जाकर वो किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार हो। वह कलकत्ता को पति पत्नी को अलग करने वाला मानती है, इसलिए वह कलकत्ता के नष्ट होने की ही कामना करती है। काव्य सौंदर्य में हम लिख सकते हैं कि इसमें ग्रामीण परिवेश का सजीव चित्रण हुआ है, भाषा खड़ी बोली है, संवाद शैली है, इसमें चंपा का भोलापन प्रकट हुआ है, मुक्त छंद है, बजर गिरे में शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश जताया गया है, और काव्यांश में अनुप्रास अलंकार है। आशा है आपको यह पाठ स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।